सो बेसिकली पेंशन होती क्या है? पेंशन बेसिकली आपका रिटायरमेंट पॉट होता है जो आप बिल्टअप करते हैं ड्यूरिंग योर प्राइम ईयर्स। अब हम बात करें यहाँ पर तो पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्सेप्ट है पेंशन का वो ये है कि आप जैसे ही रिटायर होते हैं आपको कुछ लगी बंधी इनकम आना शुरू हो जाती है फ्रॉम द डे यू गेट रिटायर्ड। उसके अंदर आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, थोड़ा सा प्रोविडेंट फंड मिलता है, लेट से ग्रेजुटी भी मिलती होगी, आई डोंट नो ग्रेजुटी मिलती है कि नहीं मिलती गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, लेकिन पेंशन लाजमी मिलती है। और पेंशन ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए पाकिस्तान के अंदर स्पेशली और इंडिया में भी आई गेस कि ये इन्फ्लेशन प्रूफ आपकी अर्निंग्स होती हैं। अब आप ये देखें कि इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, आपने जॉब करी, पूरी जिंदगी जॉब की लेट से गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, और उसके बाद आपको पैसे मिलना शुरू हो गए 60 ईयर्स के बाद, और वो ऐसे पैसे मिलेंगे आपको कि हर साल पैसे बढ़ेंगे भी, उसके अंदर आपको इन्फ्लेशन भी एडजस्ट हुआ करेगी, आपकी 10% की इंक्रीमेंट भी लगा करेगा, आपको सारे बेनिफिट मिल रहे होंगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक गारंटीड इनकम है आपकी गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन जो इतने मजे हैं ना ये हर एक के नहीं होते, ये सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉइज के हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉइज को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मजे मिले हुए, लेकिन ये कि आप माने ना माने गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपको ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, जो कि मेरे ख्याल से ये टैक्स पेयर जो बाकी प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो टैक्स पेयर्स हैं वो उसको पूरा कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से इस प्रैक्टिस को किसी हद तक कम होना चाहिए। गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली दूसरी तरह से पूरी कौम को, ये नहीं हो कि सिर्फ जो गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं उनको फायदा हो रहा हो, पूरी कौम के लिए कुछ ना कुछ सोशल बेनिफिट्स मिलने चाहिए। बीइंग अ पेंशनर फ्रॉम गवर्नमेंट आपको गारंटीड जो इनकम मिल रही होती है ना, इन्फ्लेशन प्रूफ इनकम मिल रही होती है, ये एक नाइंसाफी है बाकी लोगों के साथ। अच्छा, दूसरी बात ये कि पेंशन का एक और कॉन्सेप्ट ये कि लाइफ लॉन्ग होगी, प्लस ये कि वो जो जो उसके रिलेटिव्स हैं, जो लेट से स्पाउस हैं, उनके या इन सम केसेस बच्चे भी, इन सम केसेस बच्चों को भी उसका कुछ पार्ट मिल रहा होता है आफ्टर द डेथ। ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली गवर्नमेंट काइंड ऑफ जो पेंशन स्कीम्स हैं उसका होता है। यानी कि अगर आप 100 साल के भी हो जाएंगे तो आपको पेंशन मिल रही होगी, लेकिन जो आप अगर खुद अपने लिए जो पेंशन पॉट बनाते हैं ना वो इस तरह का नहीं होता। तो हम आज उसके बारे में बात करते हैं। जो दूसरी टाइप की पेंशन है वो पेंशन है जो बेसिकली आप अपने एम्प्लॉयर के साथ मिलके कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, और बहुत जगहों पर इस तरह का हो रहा होता है कि फर्ज करें आप अपनी पेंशन में कंट्रीब्यूट करते हैं एवरी मंथ लेट से 5,000 रुपये या 10,000 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आपका एम्प्लॉयर भी उसको मैच करेगा और 5,000 रुपये या 10,000 रुपये जो भी आप करेगा, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा वो मैच करेगा। और ये बात मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बात की थी, ही इज़ फ्रॉम यूके, और उन्होंने मुझसे कहा था कि व्हाई डोंट यू मेक अ वीडियो ऑन द पेंशन स्कीम्स विच आर बीइंग रन इन द यूके, और जो देसीज उसको नहीं ऑप्ट करते फॉर सम रीज़न। तो मैंने उनसे कहा था मैं उनको किसी वक्त अपने वीडियो के अंदर डेफिनेटली उनको लेकर आऊँगा और उनसे इस बारे में अलग से बात करूँगा। लेकिन अभी मैं बात करता हूँ कि जो वो ऑप्शंस मिलते हैं जिसके अंदर कंपनी आपको ऑफर करती है कि आप अपनी तरफ से पेंशन कंट्रीब्यूशन करें और हम उस पेंशन कंट्रीब्यूशन को मैच करेंगे, और दोनों मिलकर एक अच्छा पॉट बन रहा होगा, और वो ओवर द टाइम ग्रो भी होगा, और इवेंचुअली एट द एज ऑफ रिटायरमेंट आपकी जो 60 ईयर्स होगी या जो भी होगी उस टाइम पर आपको एक हैंडसम अमाउंट भी मिलेगा, और ईयरली आपको मंथली जो इनकम है वो भी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसमें हमेशा एक कैच होता है, आपको ये देखना होगा कि वो इनकम कब तक आएगी, क्योंकि कभी कभी वो इनकम, एक तो आपको जो पॉट होगा 50% आई थिंक आप उसको रिकवर कर सकते हैं उसी वक्त जब आप रिटायर हो रहे होंगे। बाकी के जो 50% है वो ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से 10 ईयर्स 15 ईयर्स जो भी है वो उस वक्त तक आपको मिलता रहेगा मंथली बेसिस के ऊपर। लेकिन उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, इवेंचुअली वो खत्म हो जाएगा, और अगर उससे पहले अल्लाह ना करे आपकी डेथ होती है तो वो आपको स्पाउस को बाकी पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वो खत्म होगा इवेंचुअली। ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट की तरह वो लाइफ लॉन्ग होगा। जो प्राइवेट पेंशन स्कीम्स है उसमें आपको ये चीज़ देखनी है। ये हो गई दूसरी टाइप ऑफ पेंशन जिसके अंदर हम अपने एम्प्लॉयर के साथ या तो खुद अंडरस्टैंडिंग करके कर रहे हैं, या एम्प्लॉयर आपका खुद आपको वो ऑप्शन दे रहा है पेंशन स्कीम का, और ये स्कीम चलती है। इसके अंदर ये ऑप्शन भी हो सकता है बाद में जाकर लेट से आप जॉब चेंज करते हैं, तो जॉब जब चेंज कर रहे हैं तो वो जो दूसरा एम्प्लॉयर है अगर वो चिप इन करना चाह रहा है तो अच्छी बात है, नहीं चिप इन करना चाह रहा तो जो आप अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो तो आप करते रहेंगे और वो पेंशन पॉट बिल्टअप होता रहेगा। अब तीसरा पॉइंट आता है कि जहां पर आप अपनी पेंशन खुद बिल्टअप करना चाहते हैं। इसमें दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक तो ये कि जो पाकिस्तान में लोग काम कर रहे हैं, रेजिडेंट पाकिस्तानीज, वो उनको उसमें फ़ायदा होता है। बेसिकली उनको फ़ायदा ये होता है कि जैसे मैंने एक बात की थी एक वीडियो के अंदर कि किस तरह से टैक्स बेनिफिट मिलता है। आप म्यूचुअल फंड या पेंशन फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक सर्टेन टैक्स बेनिफिट मिलता है, उससे आपको आपका टैक्स बहुत कम आपको टैक्स ब्रेक मिलती है। बेसिकली जब आपको टैक्स ब्रेक मिलती है तो आपको इनडायरेक्टली फ़ायदा हो ही रहा होता है पेंशन फंड का।
तो आप अपनी जो जो इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट है वो म्यूचुअल फंड और कुछ पार्ट पेंशन फंड के अंदर इन्वेस्ट करते रहें ताकि आपको उसके अंदर फायदा हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका एम्प्लॉयर, जैसे मैंने कहा कि आपको उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, तो आप जब इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तो इवेंचुअली आपको इसमें बेनिफिट होगा जब आप रिटायर हो रहे होंगे। अब पॉइंट ये है कि इस चीज़ के लिए मुझसे कुछ लोग पूछते हैं फ्रॉम द गल्फ और बाहर भी कि हम रिटायरमेंट के लिए अपना जो जो फंड है वो बनाना चाह रहे हैं। आज मैं उस पर बात करूंगा कि आपको रिटायरमेंट के लिए पाकिस्तान में पेंशन फंड में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जितना मैंने स्टडी किया मेरे हिसाब से वो कोई इतनी फिजिबिलिटी बन नहीं रही है। रिटायरमेंट फंड का प्रॉब्लम ये है कि जो लोग पाकिस्तान में रहकर उसको लॉक इन करते हैं, उनको उसमें जब उसको अगर ब्रेक करना चाहें बिफोर मैच्योरिटी, तो उसके लिए तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उनको पेनल्टीज पे करनी पड़ सकती हैं। तो वो सही चीज़ नहीं है, और उसमें भी एक अमाउंट है, फिक्स अमाउंट जो निकल सकता है, उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं निकल सकता बिफोर द एज ऑफ 60। तो आपको जो बाहर हैं उनको ये देखना चाहिए कि आपके पास कोई और एवेन्यू है अपनी रिटायरमेंट को प्लान करने का, या फिर आपके पास यही एवेन्यू है। क्योंकि अभी जो मैं चीज़ दिखाऊंगा वो ये दिखाऊंगा कि आपको जब आप म्यूचुअल फंड को कंपेयर करते हैं पेंशन फंड से, तो मुझे जो रिटर्न्स मिल रहे हैं उसके वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो व्हाई डोंट यू गो फॉर द म्यूचुअल फंड इंस्टेड ऑफ पेंशन फंड, जबकि आप पाकिस्तान से बाहर हैं। हाँ, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आपको जो एडेड एडवांटेज है वो ये कि आपका टैक्स बच रहा है, लेकिन वो भी एक खास हद तक का एडवांटेज है। आपको उसमें भी देखना पड़ेगा कि आपके टैक्स में कितना फायदा कर रहा है ये पेंशन फंड में जाना। अच्छा, अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि पेंशन फंड और म्यूचुअल फंड के अंदर डिफरेंस जो है और जो पास्ट रिटर्न्स है उनके वो किस तरह से मिल रहे हैं आपको। और पेंशन फंड के अंदर जो लॉक इन पीरियड है वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको वो पैसे अगर फर्ज करें आप ऐसी आपकी नेचर है कि आप जो है ज़्यादा ठहराव नहीं है आपकी नेचर के अंदर, आपको पता है कि ये पैसे पड़े हैं तो आप निकाल लेंगे, तो फिर तो मैं कहता हूँ आप पेंशन फंड में चले जाएं, क्योंकि फिर आपको लॉक जब हो जाएंगे ना तो फिर बंदा खुद ही थोड़ा सा जो ना रिलक्टेंट होता है किसी चीज़ को ब्रेक करने में। लेकिन अगर आपके अंदर विल पावर है तो आई वुड सजेस्ट कि आप फिर इस रिव्यू को देखें जो पेंशन फंड का मैं अभी करने जा रहा हूँ। अगर तो ये होता ना, मुझसे कोई बोलता कि मैं पेंशन फंड पूरी लेट्स से 30 ईयर्स के लिए मैंने जो है पैसे जमा किए और अब मुझे लाइफ लॉन्ग फिक्स अमाउंट और इन्फ्लेशन प्रूफ अमाउंट मिलती रहेगी, तब तो मैं कहता डेफिनेटली गो फॉर इट। बट पेंशन फंड भी बेसिकली एक तरह का आपको वेल्थ क्रिएशन का तरीका है, तो आप उस तरीकों को भी देख लें, और तरीके भी हैं वो भी देख लें। पाकिस्तान में रहते हुए पेंशन फंड का फायदा ये है कि उसमें टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, तो उसको भी आप देख लें। अगर आपको इतना फायदा हो रहा है तो आप डेफिनेटली गो फॉर इट एंड म्यूचुअल फंड पैरेलली, या फिर और किसी चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट मिल सकता है फायदा, तो वो देख लें। अब जैसे मैं बात करूं, मैंने इस वक्त ये खोला है लेट से मीज़ान का मीज़ान तहफ़्फ़ुज़ पेंशन फंड। इसके पेज के ऊपर आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो आराम से देख लीजिएगा। उसके अंदर जितने भी बेनिफिट्स वगैरह ये शो कर रहे हैं, मैं जो इसमें दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर इन्होंने आपको ऑप्शंस दिए हैं एसेट एलोकेशंस के। ये 6 ऑप्शंस हैं आपके पास, इसमें हाई वॉलेटिलिटी, मीडियम वॉलेटिलिटी, लो वॉलेटिलिटी, लोअर वॉलेटिलिटी, लाइफ साइकिल प्लान और कस्टमाइज एलोकेशन, ये आपके अपने हिसाब से होगा। लेकिन ये 6 ऑप्शंस दिए हैं उन्होंने। अब इसके अंदर जो ऑफ कोर्स जो कस्टमाइज एलोकेशन है वो यहाँ शो नहीं किया है, और इसके अलावा जो इन्होंने शो किया है, अच्छा इसके अंदर इसके अलावा ये कि इन्होंने गोल्ड भी शामिल कर दिया है। तो दोनों ऑप्शन दिए आपको कि विद गोल्ड और विदाउट गोल्ड, ये दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं। और इसके अंदर इन्होंने फर्दर उसमें कहा है कि लेट से आप ये देख सकते हैं हाई वॉलेटिलिटी के अंदर इक्विटी सब फंड जो है वो 40% है, राइट, और मीडियम के अंदर 20% है, लो के अंदर 5% है, और लोअर वॉलेटिलिटी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। सही है। इसी तरह डेट सब फंड, यानी कि इसके अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से जो डेट ये गवर्नमेंट जो ऑफर कर रही होती है डेट, उसके अंदर कितनी पोर्शन है, तो 40% लोअर वॉलेटिलिटी के अंदर है, 60% लो के अंदर है, और 40% मीडियम है, हाई के अंदर 20% है। मनी मार्केट सब फंड जो कि सबसे ज़्यादा सेफेस्ट होता है, वो आप ये समझें कि 40% डाला हुआ है इन्होंने लोअर के अंदर, और नील है हाई वॉलेटिलिटी के अंदर। सही है। उसके बाद गोल्ड फंड है। अब गोल्ड फंड ये मेरे ख्याल से मीज़ान का ही फंड होगा जो उन्होंने डाला हुआ है, इसमें हाई वॉलेटिलिटी के अंदर उसमें 25% डाला हुआ है, मैक्स के अंदर 15% है, और मैक्स 15% है मीडियम के अंदर, और लोअर के अंदर 5% है। यही एग्जैक्टली इन्होंने विदाउट गोल्ड के अंदर किया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसके अंदर गोल्ड को हटा के बाकी चीज़ें इन्होंने कर दी हैं। यहाँ पर इक्विटी का पार्ट जो हाई वॉलेटिलिटी के अंदर है वो 80% है। ये सजेस्ट करते हैं कि ये जो हाई वॉलेटिलिटी है, ये आप अगर 40% अगर आपकी एज 50 के करीब हो ना, तो फिर तो आप बिल्कुल भी इस प्लान के अंदर ना जाएं, क्योंकि 50 एज का मतलब ये है कि 10 साल में रिटायर हो रहे हैं, और आप 80% अपना इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट की सोच रहे हैं कि
मनी मार्केट में डालेंगे, यानी कि इक्विटी मार्केट में डालेंगे, सॉरी। तो वो तो आप बिल्कुल भी ना करें। आप इसके अंदर अगर आप इसके अंदर डिटेल में जाएंगे तो आपको बताएंगे कि कौन सी एज में आपको कौन सा फंड लेना चाहिए। तो मैं उसमें अभी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ आपको कि जब 50 साल की एज में हैं आप, तो आप स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर कम से कम करना शुरू कर दें अपना। इसके अलावा ये कि फंड परफॉर्मेंस, अब आप देखें फंड परफॉर्मेंस के अंदर यहाँ पर जो है ये बेसिकली इसी फंड की परफॉर्मेंस है जो मीज़ान तहफ़्फ़ुज़ पेंशन फंड है, इसकी परफॉर्मेंस है। इक्विटी सब फंड, डेट सब फंड और मनी मार्केट सब फंड, ये जो हमने पहले यहाँ पर जिक्र किया ना, इसका इन्होंने गोल्ड की परफॉर्मेंस यहाँ नहीं शो की। गोल्ड की परफॉर्मेंस भी आप इनसे मांग सकते हैं अगर आप इनसे बात कर रहे होंगे। अब इसमें आप देखें कि इनकी जो पिछले 10 साल की जो इनकी रिटर्न्स हैं वो क्या हैं। आप इक्विटी की बात करें, इक्विटी के अंदर जो जो रिटर्न्स हैं 2021 के अंदर 34% है, 20 के अंदर ऑलमोस्ट 6% है, 19 के अंदर -23% है, राइट, एंड 18 के अंदर -16% है, 17 के अंदर 20% है। इसी तरह आप बाकी ईयर्स में भी देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो फंड है ये ग्रोथ एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर रहा है जो कराची स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस है। इसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो आप हर जगह देखेंगे ये पॉजिटिव के अंदर है, कहीं भी नेगेटिव में नहीं है, और मॉडरेट रिटर्न्स हैं। यहाँ पर 34% दिखा रहा है रिटर्न, तो यहाँ पर 7% है रिटर्न, यानी कि कोई आउट ऑफ द रूफ नहीं है। और अगर आप इतने कंजर्वेटिव होंगे तो आप देखें कि यहाँ पर आपको ये इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रहा है जो डेट फंड है। इसके बाद अगर आप और फर्दर नीचे चले जाते हैं तो इसके अंदर तो ये बिल्कुल ही गया गुजरा फंड है ना। इसके अंदर आपको कोई इन्फ्लेशन को, मतलब 2% अगर किसी साल मिल रहा है आपको, 3%, तो ये तो इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 8% है, तो ये किसी सूरत भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा है। इसलिए अच्छा, अब मैंने जो इसको कंपेयर किया, यहाँ पर मैंने खोल के रखा हुआ है मीज़ान का इक्विटी फंड। अब इक्विटी फंड के अंदर मैंने यहाँ कंपेयर किया एक नॉर्मल रिटर्न को जो मीज़ान के रिटर्न्स थे। इसके अंदर अगर आप देखें 2021 में 35% है, इसके अंदर अगर आप देखें तो 34% है, राइट। इसके अंदर अगर आप देखें 20 के अंदर 2020 के अंदर 2.8% है, इसके अंदर ये 5.97% है। मतलब मोर इसके अंदर नेगेटिव है 19 के अंदर, यहाँ पर भी नेगेटिव है 19 के अंदर। तो ये मोर और लेस इक्विटी फंड ही को रेप्लिकेट कर रहा है विद सम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस यही है कि जाहिर सी बात है जो इसका जो मीज़ान का फंड है पेंशन वाला, ये पेंशन के हिसाब से चल रहा होगा और उसके अंदर कुछ लॉक इन पीरियड्स होंगे जो आपको प्लस टैक्स बेनिफिट्स होंगे जो आपको शायद म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि म्यूचुअल फंड के भी जो टैक्स बेनिफिट्स हैं वो कपल्ड विद पेंशन फंड चल रहे होते हैं। ये नहीं होता कि वो अलग अलग हों, अलग अलग होके भी मिल रहा होता है, लेकिन जब दोनों को मिला लेते हैं, म्यूचुअल फंड भी ले लें और पेंशन फंड भी ले लें, तो आपको टैक्स बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मुझसे कोई जीसीसी एक्सपर्ट पूछे कि भाई मुझे पेंशन फंड लेना है मीज़ान का, तो मैं लूँ या ना लूँ, तो मेरे लिए मैं आपको ये शो कर रहा हूँ यहाँ पर इसकी पूरी कैलकुलेशन। अब आप खुद सोच लें कि आपको इसमें फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से आपको म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए। पेंशन फंड में जा सकते हैं आप, लेकिन उसमें थोड़ा सा आप बाउंड हो जाएंगे इसके अंदर। या तो थोड़ी अमाउंट का ले लें पेंशन फंड, ज़्यादा अमाउंट का न लें और उसके हिसाब से काम चलाएं। लेकिन मैं कहता हूं कि 20 साल के अंदर अगर आपको पेंशन फंड में जाना है और 20 साल के अंदर म्यूचुअल फंड में जाना है, तो मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड ही बेहतर है और कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और अच्छी बात ये होगी म्यूचुअल फंड की कि लिक्विड भी होगा, जब चाहेंगे आप पैसे निकाल सकते हैं। पेंशन फंड में आपको लॉक इन पीरियड देखना पड़ेगा और कुछ पेनल्टीज भी होंगी जल्दी निकालने में। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। सो इवेंचुअली इट्स अप टू यू। आपकी क्या एस्पिरेशंस हैं, आपकी क्या लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, आपकी क्या टारगेट्स हैं लॉन्ग टर्म, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आई जस्ट वांट टू रीइटरेट के पेंशन के लिए या अपनी रिटायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ प्लान करके रखें। एक चीज़ को आप बिल्कुल भी आपस में मिक्स ना करें, बच्चों की पढ़ाई को और पेंशन की या रिटायरमेंट की के पॉट को, ये दो चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो कि आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। आई मीन टू से कि अगर आप फर्ज करें ऐसी यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं जिसकी फ़ीस, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ये लोगों को अजीब लगता है जब मैं ये बात करता हूँ, लेकिन मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। आपको अगर आपने एक बजट रखा हुआ है कि बजट आपको पहले से रखना है। बाय द वे बजट आपको, ये आपकी गलती होगी कि अगर आप यूनिवर्सिटी से पहले सोच रहे हो कि यार ये पैसे कैसे आएंगे। आपको अभी से पता, अगर फर्ज करें 4 साल बाद आपका बच्चे जो है स्कूल जाने वाले हैं या यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं, तो आपको अभी से पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड वर्स्ट केस सिनेरियो, हो सकता है आपका बच्चा स्कॉलरशिप ले ले बगैर पैसों के पढ़ ले, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको पूरी फीस पे करनी पड़ेगी और उस फीस के आपको एक बजट एलोकेट करना पड़ेगा। उस बजट को आप एलोकेट कर दें
और रिटायरमेंट को सेपरेट रखें। इन दोनों फंड्स को मिलाएं नहीं। बच्चों की शादियों को तो खैर मैं अज्यूम ही नहीं करता ना, मैं मेरे पास वो फंड ही नहीं है। शादियों का जो फंड होता है वो बच्चे खुद करेंगे, या नहीं करना तो वो मस्जिद में जाके कर लें, राइट। मैं उसमें कोई खर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन जो बच्चों की एजुकेशन है उसका फंड अलग होना चाहिए। ये नहीं हो कि आपके पास बिफोर 1 ईयर आपको ये ख्याल आ गया यार इतने पैसे हैं ये कहाँ से आएंगे, लेकिन और फिर आपके पास जो थोड़ा बहुत सेविंग होगी आप वो डाल दें उसके अंदर। ये बात आपको 4-5 साल पहले से प्लान करना चाहिए कि ये पैसे इतने लगेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर इस यूनिवर्सिटी में इतने पैसे लगेंगे तो नहीं यार मैं इसमें नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं इसी थोड़ी हल्की यूनिवर्सिटी जाऊंगा और ये इसमें मैं इसमें बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए। ये नहीं हो सकता कि अगर फर्ज करें 10 लाख रुपए के अंदर कोई यूनिवर्सिटी है और मेरे पास लेट से 8 लाख रुपए हैं, सिर्फ 8 लाख रुपए हैं, तो मैं 2 लाख रुपए का लोन लेकर उनको यूनिवर्सिटी भेजूं। मैं ये 5 साल पहले से डिसाइड कर लूंगा कि यार ये मेरे पास इतने पैसे हैं, अगर इस 5 साल के अंदर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं इसको 5 लाख की यूनिवर्सिटी में भेजूंगा, मैं 10 लाख की यूनिवर्सिटी में नहीं भेजूंगा। दिस थॉट प्रोसेस शुड इनिशिएट एंड यू शुड डिस्कस दिस विद योर फैमिली बिफोर हैंड। ये जो इवेंचुअली सरप्राइज मिलता है ना लोगों को, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो प्लीज प्लान फॉर योर रिटायरमेंट प्रॉपरली, और अगर आपको कोई चीज पूछनी हो तो मुझे प्लीज कमेंट के अंदर बताएं। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।